लेकर आए हैं MIT मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। देखो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की, जिसमें हम उन सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं जो एक पर्टिकुलर वीक में होते हैं और जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि लगभग एग्जाम तक हमारे पास एक नंबर ऑफ टॉपिक्स होगा जो हो सकता है कि हमारे से एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सके। जैसे लास्ट ईयर को अगर मैं याद करूं तो लास्ट ईयर हमने G20 पढ़ा था, एग्जाम में यो के यो 5 क्वेश्चंस यानी कि एक पैसेज था। लास्ट ईयर हमने इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा था, सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में यो के यो थे। लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, तो चंद्रयान 3 के बारे में, सारे के सारे क्वेश्चंस उसके अंदर यो के यो पूछे गए थे। तो हम चाहते हैं कि इस बार भी हम उस सीक्वेंस को कंटिन्यू रखें और ये काफी टाइम से चला भी आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसी सीक्वेंस में। आज का जो टॉपिक है हमारे सामने वो कौन सा है, फिनोम इंडिया। देखो जो फिनोम इंडिया है ना, एक्चुअल में है क्या समझना, क्योंकि किसी टॉपिक को समझने से पहले तुम्हें उसके बारे में यह पता होना चाहिए कि व्हाई वी आर स्टडिंग इट, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका पर्पज हो सकता है, क्यों हमारे लिए इतना जरूरी है कि एग्जाम में आ सकता है। तो देखो आज के टाइम पर अगर तुम देखोगे तो हेल्थ इश्यूज सबसे बड़े इश्यू है। आपने सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन अगर आपकी हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही ना रहे तो वेल्थ कहां से रहेगी। यानी कि अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई तो वेल्थ सारी वैसे खराब हो जानी है, और अगर वेल्थ तुम्हारे पास अच्छी है तो हेल्थ अच्छी नहीं है तो कोई जीने का मतलब नहीं है। तो जो हेल्थ इज वेल्थ का जो नारा है उसको कैसे अचीव किया जा सकता है, जब तब इंडिया के सारे लोग कैसे हों, हेल्दी हो। लेकिन इंडिया के सारे लोगों को हेल्दी कौन रखेगा, ये हमारी सरकार की भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई सरकार DPSP में स्टेट क्या करेगा, फंडामेंटल राइट में जो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो तुम्हें कौन से राइट दे रहा है, सरकार क्या करेगी तुम्हारे लिए, कौन कौन से हेल्थ मिशन चल रहे हैं, उन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। लेकिन फिर वही बात निकल के आती है कि जो सबसे बड़ा इश्यू है ना आज के दिन लोगों की डेथ होने का, वो सबसे बड़ा इश्यू आता है आपका कौन सा, कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज होती है, CVD जिनको हम बोलते हैं। कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज होती है उसमें होता क्या है, जैसे कि हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। आपने देखा होगा कि ये जो डिजीज है वो इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, जैसे कि मैंने कह दिया इनसे रिलेट करती हुई डिजीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल लीवर की डिजीज हो गई। आपने देखा होगा अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर 1 आउट ऑफ 3 पीपल इन इंडिया आर सफरिंग फ्रॉम द लीवर डिजीज। किसी को हेपेटाइटिस 1 है, A है, B है, C है, किसी को कुछ है ना। हर किसी इंसान का आपको फैटी लीवर मिलेगा। अगर मैं आज अभी भी मैं कहूं कि मैं भी जाकर चेक करवाऊं या तुम भी जाकर चेक करवाओ तो मैं कह सकता हूं कि 99% चांस है कि हमारा जो लीवर है वो फैटी मिलेगा। लेकिन बस बेनिफिट ये होता है कि एक होता है एल्कोहलिक, एक होता है नॉन एल्कोहलिक। अगर एल्कोहलिक फैटी लीवर है तो आपको रिकवरी के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं, लेकिन अगर नॉन एल्कोहलिक है तो हमारा खान पान ऐसा हो चुका है कि वो ठीक भी हो सकता है अगर हो जाता है तो, लेकिन हर इंसान को मिलेगा। लेकिन क्या ये ऐसा ही रहना चाहिए क्या वो भारत, जिस भारत की हमने उस समय सपना देखा था आजादी के समय कि हमारा भारत इतना अच्छा होगा कि पूरी दुनिया में भारत ही भारत मिलेगा, हर किसी पीक पर, हर किसी पोस्ट पर देखोगे तो इंडियन मिलेगा। कहां से मिलेगा, यहाँ पर भूखमरी है ना, पुअर्टी, ठीक है, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज्यादा भरा पड़ा है। और ये सारी की सारी चीजें डेवलप करती है किसको, बीमारियों को, डिजीज को। और उन डिजीज में सबसे बड़ी जो डिजीज है वो कौन सी है, हार्ट अटैक, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो बस यही समझना आज के हमारे टॉपिक की इंपॉर्टेंस ये है, आज के हमारे टॉपिक का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, फिनोम इंडिया, जिसको नाम दिया गया है इंडिया अनबॉक्सिंग 1.0 यानी कि पहला वर्जन। इसका अंदर क्या किया गया, लगभग 10,000 लोगों का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग मैं कह सकता हूं कि इंडिया के जो स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनसे सैंपल इकट्ठा किए गए और ये पता करने की कोशिश की गई कि यहां पर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के रीजन क्या है। याद रखना यूनाइटेड नेशन जो है ना, उसकी जो जनरल असेंबली होती है उसमें उन्होंने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बना रखे हैं, SDG। उनके अंदर 17th नंबर पर भी ये आता है, 3rd नंबर पर भी ये आता है कि हेल्थ इज वेल्थ, पूरे दुनिया में हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। हमें इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट कि फिनोम इंडिया है कि एक्चुअल में, तो इंडियन गवर्नमेंट का द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम क्या रखा, इंडिया अनबॉक्सिंग 1.0। जैसे कि ये सारा का सारा डाटा हमने कहां से लिया है, प्रेस इंफॉर्मेशन
साइट से, ठीक है। तो आपको उसमें भी सारी की सारी चीजें न्यूज में आपने सेम पढ़ी भी होंगी, हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बस। देखो, डॉक्टर शांतनु सेनगुप्ता, सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट एट CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ द जेनोमिक्स एंड द इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, स्टेटेड दैट दिस वाज ए मोमेंटियस डे फॉर इंडियन हेल्थ केयर। ये हमारी हेल्थ केयर के लिए एक मोमेंटियस डे है कि हमें याद रहेगा हमेशा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये लॉन्च कब हुआ था, तो देखो, लॉन्च्ड ऑन द 7th of December 2023। द पाई चेक प्रोजेक्ट एम्स टू असेस रिस्क फैक्टर्स इन नॉन कम्युनिकेबल कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज विद इन द इंडियन पॉपुलेशन, यानी कि इंडियन पॉपुलेशन में जितनी भी CVD होती हैं उनको कैसे ठीक किया जा सके। अब समझना, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है ना, आर द लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ एंड द डिसेबिलिटी इन इंडिया, जैसा कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया। द CVD एपिडेमिक, देखो इसको एपिडेमिक नाम दिया गया है। अब यहां से आपको पता होगा, एक होता है पेंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक और एक होता है एंडेमिक। अब देखो, पेंडेमिक क्या होता है, जैसे कोविड-19 वाज ए पेंडेमिक, वो पूरे दुनिया भर में फैला था। एक क्या होता है एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, किसी एक कंट्री के अंदर फैल रहा हो, जैसे कि इसको क्या नाम दिया, एपिडेमिक। और एक होता है एंडेमिक, एंडेमिक क्या होता है कि इंडिया में दिल्ली में हो गया, केरल में हो गया, पाकिस्तान के लाहौर में हो गया, कराची में हो गया, ऊपर जाकर रसिया की किसी 2 सिटीज में हो गया, उधर अमेरिका में 2-4 सिटीज में हो गया। तो दुनिया भर में जगह जगह हो रहा था, लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन में, पूरे रीजन में भी नहीं था, वो एंडेमिक। ये पेंडेमिक, सॉरी कोविड-19 पेंडेमिक और ये एपिडेमिक, समझ गए ना। तो तीनों की डेफिनेशन भी याद रखना। अब क्या हुआ, अच्छा, इसके होने के जो रीजन है वो कौन कौन से, तो 6 रीजन बताए गए, ध्यान रखना। पहला कौन सा है, डेमोग्राफिक रीजन, ठीक है। दूसरा, न्यूट्रिशन वैल्यू, आपको पता होगी भारत में या दुनिया भर में 5 मिलियन से ज्यादा बच्चे कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन से मर जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे रीजन भी होते हैं कि ये सारी डिजीज बहुत जल्दी हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा, एनवायरमेंटल इफेक्ट, तो आप जानते हो, ठीक है। जैसे कि अब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है इस समय, अब गर्मी के अंदर मान लो किसी का शरीर कमजोर है, उसको हार्ट अटैक आ गया, तो एनवायरमेंटल इश्यू हो गया ना। अगर गर्मी ना होती, ग्लोबल वार्मिंग इतनी ना होती, तो शायद वो बच जाता, ठीक है। उसके बाद सोशल कल्चर, हमारा कल्चर ऐसा हो चुका है, ठीक है, हम हाई जो डीजे का साउंड होता है उसके ऊपर घंटों तक नाचते रहते हैं, पता चलता है कि किसी को हार्ट अटैक आ गया, उसकी डेथ हो गई। बात समझ में आ रही है ना। उसके साथ कौन सा, इकोनॉमिक, अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है और मेरे शरीर में दिक्कत हो रही है, मैं चेक ही नहीं करवाने जाऊंगा, क्योंकि मैं सोचूंगा जाऊंगा तो पैसे लगेंगे, मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। तो जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी इसमें अपना कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है, ठीक है। अब समझना, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आर लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ एंड द डिसेबिलिटी इन द वर्ल्ड, ये वही डाटा है। जैसे इसने बताया कि दुनिया भर में 31.8% जो डेथ होती हैं वो सारी की सारी किससे होती है, इसी से होती हैं। 14.7% जो डिसेबिलिटी होती है वो इसी से होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ग्लोबल बर्डन ऑफ द डिजीज के हिसाब से, तो ग्लोबली लगभग 422 मिलियन जो पीपल हैं वो CVD से, उनको CVD था, है ना, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज 2015, ठीक है। अगर मैं एज ऑफ द ईयर 2017 की बात करूं, तो CVD वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर 26.6% ऑफ द टोटल डेथ एंड द 13.6% ऑफ द टोटल DLYs इन इंडिया। इंडिया में जो डेथ हुई थी या जो डिसेबिलिटीज हुई थी उनके लिए 26.6 और 13.6% लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, CVD। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है। अब देखो, अगर मुझे CVD जो है इंडिया में एपिडेमिक बन चुका है, अगर मुझे इसे ठीक करना है तो 2 चीजें, ठीक है। और उसका जो 6 मेजर जो ट्रांजिशन से कैसे होता है वो हम पढ़ चुके हैं, डेमोग्राफिक, एनवायरमेंटल, सोशो कल्चर, न्यूट्रिशनल एंड द इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि देखो, एक्चुअल में आपसे पूछेगा कि ये जो प्रोडक्ट लॉन्च किया गया, ये जो मिशन लॉन्च किया गया, इसकी डेट याद रखना। पहली बात आपसे पूछेगा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो याद रखना, द प्रोजेक्ट एम्स टू डेवलप इंडिया स्पेसिफिक रिस्क प्रेडिक्शन मॉडल्स फॉर द कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज इंक्लूडिंग डायबिटीज, लिवर डिजीज एंड द कार्डियक डिजीज। अच्छा, अगर पूछे कि कैसा प्रोग्राम है, तो फर्स्ट पैन इंडिया लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ मॉनिटरिंग स्टडी। क्या किया गया, लगभग 10,000 जो पार्टिसिपेंट हैं इंक्लूडिंग CSIR एम्प्लॉइज, जो उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं, जो पेंशनर हैं या उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, उन सभी से 17 स्टेट से 24 सिटीज से इन्होंने सैंपल इकट्ठा किए और ये ढूंढने की कोशिश की कि भाई ये डिजीज होती कैसे है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस तो आप समझ चुके हो कि क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ए हेल्दी नेशन जो रहेगा ना वो दुनिया के अंदर रूल कर पाएगा। अगर हेल्दी नेशन नहीं है तो क्या ही मतलब रह जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। हमें सबसे अच्छा नेशन क्यों माना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन वो यूथ यहाँ पे रिसाइड करती है।
लेकिन अगर सोचो यूथ धीरे धीरे जैसे ओल्ड एज में पहुंचता जाए और उसको बीमारियां इतनी हो जाएं वो ओल्ड एज को टच ही ना कर पाए तो क्या ही मतलब है। तो इसकी इंपॉर्टेंस तो तुम जानते हो कि पैन इंडिया इसको चलाया जाए और उन सारे फैक्टर्स को खत्म करने की कोशिश की जाए जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती हैं। तुमने देखा होगा कोविड-19 के बाद तो बाद में पता चला जो एस्ट्राजेनेका हमारी जो कोविशील्ड वैक्सीन थी उसकी वजह से बहुत से लोगों की डेथ हो गई, लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। तो ये सारे के सारे रीजंस क्या है, इनको ठीक करना, यही बस इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्टिव में तो थ्रू दिस प्रोजेक्ट CSIR इज प्रमोटिंग प्रेडिक्टिव पर्सनलाइज्ड, ठीक है, मतलब वो यही करना चाहते हैं कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, वो सब बातें इसमें लिखी हुई है। आपसे पूछे कि CSIR कब बना था, काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड द इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो याद रखना ये कब बना होता है 26 ऑफ द सितंबर 1942। आपसे पूछेगा इसके हेडक्वार्टर, इसके एट प्रेजेंट हेड कौन है, तो एन कैलासेल्वी इसके हेड है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा हेडक्वार्टर कहां पे है, तो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। ठीक है, कैसी बॉडी है, तो एक ऑटोनोमियस बॉडी है। ठीक है, कौन से एक्ट से बनी थी, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। ठीक है, ये वही ईयर है जिसके अंदर तुम्हारे IPC सब आए थे। ठीक है, आपसे पूछेगा इसका हेड कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसका हेड होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। जैसे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है, राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट होता है, हम उसको हमेशा उसी को मानते हैं। तो सेम इसमें कौन होगा इसका हेड, तो PM होंगे। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा, तो यूनियन मिनिस्टर होगा, कौन सा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसलिए लिखा है कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताना हु इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। ठीक है, कौन है आज के दिन। तो हो सकता है कि इस बार चेंज भी हो जाए क्योंकि अभी जो मिनिस्ट्री है वो डिसाइड की जाएगी, कल ही तो ओथ ली गई थी। ठीक है, तो वो सारे के सारे डाटा को आप एक बार देख के मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कौन आज के टाइम पर मिनिस्टर है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि ये करता क्या है, ठीक है, देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि किस बिहाफ पर इन सबको स्टार्ट किया गया, तो सिंपल सा समझना, क्यों मुझे जरूरी है, क्यों मुझे इस बात की इंपॉर्टेंस है कि मुझे देश को एक हेल्दी नेशन बनाना है। वाई, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये बातें लिखी हुई हैं क्या, अगर लिखी है तो कहां लिखी है, तो देखो आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कह सकता हूं, फंडामेंटल राइट्स का भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, 21। ये कहता है राइट टू हेल्थ, यानी कि इसी में क्या आता है, राइट टू लाइफ या राइट टू लिव। अब सोचो मुझे जीने का अधिकार है, लेकिन मुझे ऐसे एनवायरनमेंट में जीने का अधिकार है कि जहां पर मुझे बहुत सारी सोसाइटी में बीमारियां फैली हुई हैं, डिजीज हो रखी है। ठीक है, बहुत सारे पुअर्टी है, वहां पे रोजगार नहीं है मेरे पास, एम्प्लॉयमेंट नहीं है मेरे पास, है ना, मेरे पास खाने को अच्छा खाना नहीं है, खाना खाते ही मैं बीमार हो जाता हूं, मेरे पास पीने को पानी अच्छा नहीं है, गंदा पानी पीने पे मजबूर हूं। तो ये मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है। मैंने कई बार कहा है दुनिया में आप चाहे कहीं भी पैदा हो जाते, लेकिन अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको फंडामेंटल राइट्स देता है, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इमरजेंसी। उसमें भी 20 और 21 तो मिलता ही है। तो ये वाला आर्टिकल तो आपसे इवन इमरजेंसी में भी नहीं छीना जा सकता। और इसी के अंदर लिखा है राइट टू लाइफ, यानी कि जीने का अधिकार, मरने का अधिकार नहीं है। अब तुम कहोगे कि मरने का अधिकार मतलब राइट टू सुसाइड, समझना। अब मान लो या तो मैं जबरदस्ती मरना चाहता हूं, सुसाइड करना चाहता हूं, तो ये गलत बात है, मुझे सजा पड़ जाएगी, पता चला मुझे जेल में डाल देंगे। लेकिन एक बात बताओ, सरकार की गलतियों की वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मेरे पास पीने को पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, और उसकी वजह से मैं परेशान होकर अपनी जान दे रहा हूं, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, सरकार। बात समझ में आ रही ना। और ये बात जिस दिन लोगों को पता चल गई, जिस दिन उस गरीब आदमी को ये बात पता चल गई कि भाई तेरा फंडामेंटल राइट है तुझे अच्छा खाना अच्छा भोजन मिले, उस दिन मैं कह सकता हूं कि सारी की सारी सरकारें अच्छा काम भी करने लग जाएंगी। बात समझ में आ रही है ना। अब समझना, मुझे कैसा जीवन है जीने का राइट है, अच्छा हेल्दी फूड मिले, हेल्दी पानी मिले, मुझे सब चीजें मिले, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट भी मिले। ठीक है, अब समझना, राइट टू हेल्थ समझ गए ना। तो अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो ये डिजीज कम होनी चाहिए, तो इस आर्टिकल भी ये भी उससे बिलोंग करेगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा उसके बाद कौन सा, DPSP। तो DPSP का कौन सा आर्टिकल है, तो समझना DPSP का आर्टिकल है 38, 42, 43, 47। 38 में क्या लिखा है साफ साफ, तो समझना, इसमें मेरे को 3 जस्टिस मिले हुए हैं DPSP में। स्टेट की जिम्मेदारी है कि मुझे 3 जस्टिस दे। सोशल जस्टिस, सोसाइटी में मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस, मेरे पास पॉलिटिकली जस्टिस होना चाहिए, और इकोनॉमिकल जस्टिस, मेरे को इकोनॉमिकली जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन अगर किसी इंसान के साथ
डिजीज हो रही है, वो बेचारा पुअर है, वो बेचारा गरीब है, वो बेचारे को खाना नहीं है उसके पास। एक तरफ अमीर आदमी है, उसका एनवायरनमेंट अच्छा है, उसका आसपास खाने पीने की चीजें अच्छी हैं, लेकिन तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से अगर वो आदमी मर रहा है क्योंकि उसको सोशल जस्टिस नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि सोशल जो आपने देखा होगा रईसों के इलाके में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, गरीबों की बस्ती में सड़कें तक नहीं बनवाती सरकार। तो ये इफेक्ट कहां देखने को मिलता है? सोशल इनजस्टिस होता है, और सोशल इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट। आर्टिकल 38, द स्टेट विल प्रोवाइड 3 जस्टिसेस। और तीनों के तीनों जस्टिस इससे पहले मैंने कहां पढ़े थे? तो तीनों के तीनों जस्टिस इससे पहले मैंने प्रीएम्बल में पढ़े थे, तो प्रीएम्बल में भी ये बात लिखी हुई है और समझ में आ रही है ना। अगला कौन सा है? 42 क्या कहता है कि सभी को इन ह्यूमन कंडीशंस प्रोवाइड कराई जाए, प्रेग्नेंट वुमेन से उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्कीम चलाई थी, पीएम पोषण किट। इस पीएम पोषण किट में क्या था कि जो वुमेन्स हैं उनको पोषण किट बांटी जाएंगी, ताकि जो बच्चा होगा उस बच्चे को हेल्थी एनवायरमेंट मिले, हेल्थी न्यूट्रिशन मिले। क्योंकि चाहे आप गरीब के घर में पैदा हो, चाहे आप अमीर के घर में पैदा हो, लेकिन अगर आप पैदा हुए हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप अमीर के घर में पैदा हो तो बहुत अच्छा करोगे इस देश के लिए, या आप गरीब के घर में पैदा होगे तो बिल्कुल ही घटिया करोगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जांपल ले लो, बिल्कुल गरीब फैमिली में पैदा हुए थे और आज देखो पूरी दुनिया उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहती है। तो अगर कोई गरीब घर में पैदा हो रहा है तो उसकी गलती नहीं है, लेकिन अगर सरकार उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देती है, अगर उसके साथ कोई नुकसान होता है, ठीक है, तो वो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है, डीपीएसपी में लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इन पॉलिसीज को, इन प्रिंसिपल्स को स्टेट पॉलिसी बनाते समय फॉलो करेगा। और 42 में लिखा है कि वुमेन्स के लिए सारी कंडीशंस रहेंगी, मैटरनिटी रिलीफ जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो चाइल्ड केयर लीव रहेगी वो 2 साल की रहेगी, कंपलसरी है, कोई नहीं देता है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बात आपने देखा होगा, सिक्किम, अभी कल परसों रिजल्ट आया था, सिक्किम की सरकार ने कह दिया कि वहां के जो वुमेन्स है उनको जो पीरियड लीव है, वहां के जो गर्ल्स है या वुमेन्स है उनको पीरियड लीव दी जाएगी हर महीने 2-2, 3-3 दिन की। तो ये सारी उनकी हेल्थ के से रिलेट करते हुई बातें हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? 43 में क्या लिखा है कि कम से कम लिविंग वेज तो दो भाई। मतलब अगर मैं यहाँ पे हूं तो मेरे को इतना पैसा मिलना चाहिए कि मैं अपना जीवन गुजार सकूं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं इस स्टूडियो के बाहर जाकर पकौड़े बेचूं, वो मेरा रोजगार नहीं है। बात समझ में आ रही ना? वो मेरा एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उससे सिर्फ मैं अपना खाना खा पा रहा हूं, ठीक है। तुम अगर मुझे जॉब देते हो तो वो एम्प्लॉयमेंट में काउंट होती है। बात समझ में आ रही है ना? तो एक होता है मिनिमम वेज, एक होता है लिविंग वेज। तो सरकार कम से कम लिविंग वेज तो प्रोवाइड कराए। कौन से आर्टिकल में है? 43 में। आप समझ में आ रही है ना? इससे पहले आर्टिकल 41 में भी हम देख सकते हैं, उसमें क्या था? राइट टू हेल्थ, राइट टू एम्प्लॉय, ठीक है, ये सब उसको मिलना चाहिए, ठीक है। अगला कौन सा है? 47 में क्या लिखा हुआ है? तो 47 में क्या लिखा हुआ है कि जो वो प्रोडक्ट जो आपकी हेल्थ के लिए इंजूरियस है उनको बैन होना चाहिए। जैसे अल्कोहल, आपने अभी देखा होगा रिसेंटली 4 दिन पहले भारत का पहला ऐसा कौन सा स्टेट बना है जिसने तंबाकू या तंबाकू से बनने वाले जितने प्रोडक्ट हैं उनको सेल करना, उनको प्रोड्यूस करना, उनका प्रोडक्शन सब पे बैन लगा दिया कंप्लीटली। कौन से आर्टिकल का यूज करके? 47। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कौन सा वो पहला स्टेट बना है जिसने अपने यहां पर तंबाकू के प्रोडक्ट के बाइंग और सेलिंग पर कंप्लीट बैन लगा दिया है, ठीक है। और जैसे जो दारू है वो इंजूरियस टू हेल्थ है, वाइन, लेकिन आपको पता है गुजरात और बिहार में तो बैन है, लेकिन राजस्थान के अंदर तो सुबह 10 से शाम 8 तक मिलती है। लेकिन अगर मैं हरियाणा जैसे स्टेट की बात करूं तो 24/7 मिलती है। तो मतलब क्या उनको नहीं लगता क्या, हरियाणा को नहीं लगता क्या कि भाई वाइन जो है, जो अल्कोहल है, इंजूरियस टू हेल्थ? पता उनको भी है, लेकिन याद रखना दीज डीपीएसपी आर्टिकल्स आर नॉट फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। आप उनको जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते, स्टेट चाहे तो करे चाहे तो ना करे, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? हमने कौन कौन से प्रोग्राम चला रखे हैं हमारे लोगों की हेल्थ के लिए? तो देखो, द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड द स्ट्रोक वाज लॉन्च्ड इन 2010। तो याद रखना कौन सा प्रोग्राम था? NPCDCS 2010 में आया था। with focus on the strengthening infrastructure, human resource development and the promotion early diagnosis management and the referral। पहले से डायग्नोस कर लेंगे, पता चल जाएगा, आगे की बीमारियों को बचाया जा सकेगा, ठीक है। आपसे पूछेगा और कौन सा मिशन है? तो देखो, नेशनल हेल्थ मिशन NHM आया कब था? 2013। लेकिन एक बात समझना, इससे पहले नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया था। वो कब आया था? 2005। लेकिन वो सिर्फ रूरल इलाके के लिए था, वो 2005 में आया था। 2013 में उस समय क्या किया गया? इसको पूरे नेशनल लेवल पर स्टार्ट किया गया। उसके अंदर रूरल भी कंप्लीट था और उसके अंदर अर्बन को भी उसमें मर्ज कर दिया गया। तो अगर पूछे तो दोनों का थोड़ा सा ध्यान रखना। आपसे पूछेगा कि आयुष्मान भारत, ये भी उसी से
रिलेट कर रही है कि अगर किसी को कोई भी डिजीज होती है तो उसको आयुष्मान भारत के अंडर 5 लाख रुपए तक का इलाज हो जाता है, ट्रीटमेंट हो जाता है। वो बाद की बातें हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारे लोगों को मिल ही नहीं पाती है, ठीक है, अप्रोच होनी चाहिए, वो बाद के मैटर है, उसमें हम नहीं जा रहे, ठीक है। कब आया था आयुष्मान भारत? तो याद रखना 23 सितंबर 2018। मिनिस्ट्री कौन सी हो जाएगी? कौन सी? हेल्थ मिनिस्ट्री। उसके बाद अगर पूछे कि यूनाइटेड नेशन में क्या है, तो देखो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है ना, हमने कई बार पढ़ा है यूनाइटेड नेशन कब बना होता है? यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945, है ना। इसके बहुत सारे पार्ट भी हैं, तो इसका जो जनरल असेंबली वाला पार्ट है जिसके अंदर लगभग 193 प्लस 2 मेंबर है। 2 कौन कौन से हैं? तो ये 2 ऑब्जर्वर हैं, कौन कौन से? पैलेस्टाइन और वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी और पैलेस्टाइन हम न्यूज में पढ़ भी रहे हैं कि पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करने के लिए बातें भी उठ रही है ना, तो ये सारा मैटर हम पढ़ भी चुके हैं, न्यूज में पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो इस यूएन ने एक टारगेट बना रखा है, 2015 में सेट किया था कि 2030 विल बी द टारगेट एजेंडा। किसके लिए? कि ये जो एसडीजी है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है, उनके अंडर में क्या किया जाए? इन सारी डिजीज को खत्म किया जाए। अब समझना एसडीजी क्या होते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा एसडीजी। एसडीजी देखो टोटल हमारे पास 17 एसडीजी है, ध्यान रखना। और दुनिया भर में इतनी जो समस्याएं है ना, उन सारों को इसमें डाल रखा है यूनाइटेड नेशन ने कि भाई ये ठीक होनी चाहिए। जैसे देखो नो पुअर्टी पहला, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कौन से ग्रुप में क्या लिखा है कि भाई कोई आदमी गरीब ना रहे, सरकार प्रोग्राम भी चलाती है, इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है। दूसरा कौन सा? जीरो हंगर, कोई भूखा ना रहे, ठीक है। तीसरा कौन सा? गुड हेल्थ एंड द वेलबींग। तो अगर मैं कहूं कि ये जो प्रोग्राम सीएसआईआर ने चलाया है, फिनोम इंडिया लाइज अंडर विच प्रोग्राम ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो क्या कहोगे? अंडर एसडीजी 3। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारी पूरी दुनिया के लिए, अगर हमें सस्टेन करना है अच्छे से, तो उसके तीसरे नंबर वाले गोल में क्या है? गुड हेल्थ एंड द वेलबींग। तो सीएसआईआर का ये प्रोग्राम किस में चला जाएगा? 3 में। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान रखना। उसके बाद 4th में क्या है? क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए आपको, ठीक है, ये बात जानते हो आप। आपको जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, तो ये वाला आ जाएगा। उसके बाद क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होना चाहिए, तो ये आ जाएगा। 7वें में क्या है? अफोर्डेबल एंड द क्लीन एनर्जी मिलनी चाहिए, इसीलिए हम ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करते हैं। डिसेंट वर्क एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए सोसाइटी में। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सारी चीजों को याद रखना। क्लाइमेट एक्शन बहुत बार न्यूज में रहता है, ध्यान रखना। अगर पूछ ले गलती से एसडीजी का कौन से प्रोग्राम में है, तो कौन से में है? 13। जो न्यूज में रहते हुए एटलीस्ट याद रख लेना। जैसे लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे जीवन कैसा है, यानी कि वाटर पोल्यूशन के बारे में बात करें तो, ओशियंस के बारे में बात करें तो 14th नंबर कि हमें उसको भी ठीक करना चाहिए, है ना। पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन से वो जो मछलियां, वो जो जीव मर रहे हैं, उनको भी बचाना चाहिए। अगला कौन सा? लाइफ ऑन द लैंड, यानी सरफेस पे जो लाइफ है उसको अच्छा रखें, ठीक है। पीस, जस्टिस एंड द स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। जैसे मान लो एग्जाम में पूछ ले, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चलो लास्ट, अगर आपसे पूछ ले रशिया, यूक्रेन या इजराइल हमास लड़ाई चल रही है, इसको रोकना चाहिए, दुनिया में क्राइम रेट बढ़ा रहे हैं, दुनिया के अंदर कह सकता हूं कि इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो रहा है, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होगा इनमें से जो इस बात के लिए कहेगा कि वहां पर पीस मेंटेन होनी चाहिए और वहां पर जस्टिस मिलना चाहिए? आप मुझे कमेंट करके बताना 17 में से कौन सा है, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो कौन से एसडीजी में है? 3 में है हमारा कौन सा? ये जो प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है। तो आई थिंक आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं दोबारा से ऐसे ही किसी अच्छे और इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीक। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।